हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक टॉक क्लासेस। सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी टेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है। आशा है आप लोगों ने सबके फॉर्म भर दिए होंगे। तो बाल विकास के उसी सिलसिले में एक सीरीज़ लेके आया हूं मैं, जो कि 50-50 क्वेश्चन करके रहेगी। तो पहले 50 प्रश्न और उनकी व्याख्या पूरी डिटेल के साथ रहेगी। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, पिछले 7 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। 500 प्रश्न, पहले 50 प्रश्न आपके सामने ये रहे। पहले टिकटॉक क्लासेस है, यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर ले। नहीं किया हो तो निःशुल्क क्लासेस चलती है हर विषयों की, बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक वाली भाषा में। सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, यूपीएससी की तैयारी होती है। हर कन्फ्यूज़न होगी दूर, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक मिलेगी भरपूर। अगर लिंक मिलने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको ज्ञान की रचना करनी है, उनको जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको समझाना है, तो उसमें शिक्षक क्या रोल अदा कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, एनसीएफ 2005 ने टीचर को क्या बताया है, शिक्षक की सिर्फ एक भूमिका बताई है, फैसिलेटर, यानी कि सुविधादाता, यानी कि सुगम करता। जो भी बच्चे का जो समझने में कठिनाई हो रही है, उनके मार्ग को सुगम बनाए, ठीक है, आगे रास्ता दिखाए। तो ये इसका आंसर होगा, सुगमकर्ता, फैसिलेटर या सुविधादाता। कहीं कहीं सुविधादाता भी दिया जा सकता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है उनमें उच्च आत्म क्षमता होगी। वो अपने आप अपने मन में ही हर चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, अपना आत्मचिंतन कर सकते हैं। ठीक, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, बिल्कुल। अंतर्दृष्टिपूर्व मतलब कैसे कि सूझबूझ वाल उनके अंदर सूझबूझ की भावना होगी। कोहलर ने बताया था ना अंतर्दृष्टि वाला। तो उसी तरीके से जब कोई समस्या आएगी तो उनका दिमाग ऑटोमेटिक तुरंत काम कर जाएगा और वो समस्या को सॉल्व कर लेंगे अपनी सूझबूझ से। ये भी उनके अंदर ये विशेषता होगी। और उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, हाई लेवल्स की मेंटल ऑपरेशंस उनके अंदर होंगी, क्योंकि भाई अच्छे प्रतिभाशाली हैं तो जितने ज़्यादा प्रतिभाशाली होंगे उतनी अच्छी सोच होगी उनकी, अच्छे लेवल पे सोच सकते हैं। तो ये तीनों होगी। क्या नहीं होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपका ये जो है बी ऑप्शन, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ये नहीं होगी। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से दीजिए, देखिएगा आप 4 ऑप्शन में आप देख लीजिए, एक बी और डी, इन दोनों में एक में निम्न है, एक में उच्च। जाहिर सी बात है इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। अब इसमें आपको दिमाग ये लगाना है कि जब प्रतिभाशाली है तो जाहिर सी बात है वो उच्चतर श्रेणी का होगा, निम्न श्रेणी का नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, बी। कोहलर ने सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेने के लिए एक व्यक्ति किसकी तरफ जाएगा। तो प्री कॉन्सेप्चुअल मतलब अभी उसकी नैतिकता का विकास हो रहा है बच्चे में, तो वो क्या करेगा। जो छोटे बच्चे हैं उनमें नैतिकता का विकास हो रहा है, तो अभी मम्मी पापा को देखते हैं, उनके मम्मी पापा जिस जो काम करते हैं वही वो भी करते हैं। और अगर उसने मान लीजिए चोरी की और उसके माँ बाप ने उसको डांटा, घर से बाहर निकाल दिया 1 घंटे के लिए रात में, हाँ, तो क्या करेगा, अगली बार से वो काम नहीं करेगा, अगली बार से वो वही काम करेगा जो घर वालों को अच्छा लगेगा, यानी अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की कोशिश करेगा। तो इसकी सिर्फ किसकी तरफ जाएगा, तो उसके अंदर एक क्या कहते हैं डर होगा कि अगर हमने गलत काम किया तो हमें पिटाई होगी, दंड मिलेगा, सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, अंतर्निहित संभावित दंड, इसके प्रति जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए, जैसे कि जो आप अधिगम करता है, जो बच्चे एक क्लास है उसमें ढेर सारे बच्चे हैं, तो सबकी पर्सनालिटी जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट अलग अलग तरीके का होगा, सब में अलग अलग की क्वालिटीज़ होंगी। तो उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए कि ऐसा कुछ करे, सबको लेके साथ चले। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना, मतलब कि जैसे जो बच्चों का इंटरेस्ट जिसमें है, उनके रुचि के हिसाब से उनको बच्चों को वो चीज़ें प्रोवाइड कराना और उनको पढ़ने का और करके सीखने का अवसर देना। ठीक है, ये है इसका आंसर कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये सिद्धांत है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया, बिल्कुल ये भी है। भाई जब बच्चे में श्योर होंगे और सीखेंगे, एक्सपीरियंस होगा, उन दोनों से उनका विकास होता है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चों का विकास अलग गति से होता है, कुछ बच्चों का विकास अलग गति से होता है, कुछ बच्चों के दिमाग बहुत तेज होता है, कुछ बच्चों का दिमाग कम होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं, अलग अलग बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, एक क्रम का पालन करते हैं, ऑप्शन डी,
एक शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरा आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी। ये क्रम है, एक सीरीज है, इसको फॉलो करेंगे, लेकिन एक समान तरीके से गति उनके अंदर नहीं होगी, अलग अलग तरीके से विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो आकलन करने का, आकलन है कि असेसमेंट, किसी को जज करना, उसके बारे में पता लगाना। तो इसका सबसे सही तरीका क्या है? इसका सबसे सही तरीका है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। जब आप पढ़ाते रहिए और अपने पढ़ाई का आकलन करते रहिए। जैसे आपने क्लास वर्क पढ़ाया, आप SW देते हैं ना, बचपन में होमवर्क मिलता था, तो वो होमवर्क अगले दिन बच्चा करके आएगा, इससे उसका आकलन हो जाता है, उसने कल क्या पढ़ा, उसको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि पढ़ाइए और तुरंत आकलन कीजिए, पढ़ाइए और कमी को निकालिए कि क्या कमी है बच्चे में, उसको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसको दूर करिए, ठीक है, उसको डायग्नोज करिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। अपसारी चिंतन, बिल्कुल। अपसारी चिंतन जो है ये क्रिएटिविटी से संबंधित है। बच्चे कुछ भी सोचते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो क्या करते हैं? अपसारी चिंतन करते हैं, ठीक। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथन में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत है? तो वाइगोस्की की बात जो थी, वाइगोस्की ने क्या कहा था? वाइगोस्की ने सामाजिक सरोकार की बात की थी कि बच्चे जो हैं सोशल से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, और समाज से उनको वयस्क जो बड़े लोग होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं। जैसे सपोज करिए कोई बच्चा मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, बार बार गिर जा रहा है, तो अगर उसके फादर या उसके अंकल या जो भी समाज में लोग हैं उन्होंने उनको साथ दे दिया, पीछे बाइक पकड़ ली और वो सीख रहा है, तो एक तरह से सपोर्ट करते हैं। सामाजिक सहयोग के द्वारा बच्चे सीखते हैं, यही वाइगोस्की ने कहा था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? सिर्फ क्वेश्चन देखिए कितना छोटा सा है, बच्चे, अब आंसर देखिए, समय निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा, जब एग्ज़ाम में हो तो समय को मैनेजमेंट करना रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले तो स्किप कर दीजिए आप, जब अंत में समय हो तब इस पर आइए, क्योंकि क्वेश्चन कम है और आंसर खूब है, पढ़ना बहुत है, टाइम बहुत लगेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, अंत में करना चाहिए जब समय बचे तो। खैर यहाँ तो एग्ज़ाम है नहीं, यहाँ देख लेते हैं। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने और अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, ठीक। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों की त्रुटियां, बच्चे खेलेंगे, कोई बच्चे परफेक्ट तो होते नहीं, हम लोग भी कोई परफेक्ट तो है नहीं कि गलतियां ना करें। आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, तो गलतियां करेगा तभी सीखेगा, त्रुटियां होंगी तभी उनको सीखेगा, एरर होगा तभी उसको क्या कहते हैं, उसको हटाया जाएगा। ट्रायल एंड एरर बताया ही तब प्रयत्न और सुधार, थार्डनाइक ने। तो बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, ठीक है। बच्चे सीखेंगे, गलतियां करेंगे और उनको सुधारेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसके लिए शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी को लेना चाहिए कि बच्चे को कैसा समाज है और उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और फिर उसको कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। मतलब जो भी बच्चे हैं अलग अलग बैकग्राउंड के हो सकते हैं, किसी के फादर नेवी में हो सकते हैं, तो कोई किसी के फादर किसान हो सकते हैं, तो अलग अलग बैकग्राउंड होता है, तो सबके बैकग्राउंड को समझना और उनको प्रमोट करना। पहली चीज़ तो तुलना बिल्कुल नहीं करनी है, कंपेयर बिल्कुल नहीं करना कि ये ऐसा और तुम ऐसा, ये बिल्कुल नहीं करना, इससे उनके अंदर हीन भावना आती है। तो क्या करना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी करें और उनके जो वो कहते हैं उनको प्रोत्साहित करें। सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये क्या है? ये उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है भाई। जैसे कुछ लोग होते हैं रात में पढ़ते हैं, रात में ही शुरू करेंगे पढ़ाई, सुबह 4 बजे तक पढ़ेंगे। कुछ लोग तो होते हैं दिन भर पढ़ते रहते हैं, ठीक। कुछ लोग होते हैं एकांत में पढ़ते हैं और क्या कहते हैं, मौन वाचन करते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। कुछ लोग होते हैं पढ़ते ही रहते हैं, इमला रटने की तैयारी करते हैं। तो ये सब शैलियाँ होती हैं पढ़ने की, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। लर्निंग स्टाइल्स होती हैं, अधिगम स्टाइल, तो अलग अलग स्टाइल है, इसलिए अलग अलग तरीके से लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या है? कक्षा और 1 और 2 के लिए भाषाई विभिन्नता बहुत है, तो क्या होगा? शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक, और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 प्रकृति पोषण विवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। प्रकृति से क्या मतलब है? तो प्रकृति से यही मतलब है कि जैवीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, हमारे आसपास का जो क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी एरिया है और जो क्या कहते हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है, वंशानुक्रम सूचनाएं हैं, यही है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का मतलब, ठीक। प्रकृति का मतलब यही है।
जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? जनसंचार माध्यम की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि सूचना आदान प्रदान वाली, तो इसका आंसर होगा बी। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो किस रणनीति को? बी को अपनाना चाहिए। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और पूरे पाने में सहायता करनी चाहिए। देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम में और टेट के एग्ज़ाम में एक चीज़ कॉमन है, बच्चों को हमेशा कहीं भी क्वेश्चन आए क्या करना चाहिए बच्चों को? तो बच्चों को फ्री छोड़ो, बच्चों को करने दो, उनके मन का करने दो, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। दूसरी चीज़, उनको अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन में दंड शब्द आया है कि हाँ बच्चों को दंड दिया, बिल्कुल गलत होगा, हो ही नहीं सकता। ठीक, अगर ऑप्शन में ये है कि सारी चीज़ें मतलब अगर कोई ऑप्शन में है और उसमें दंड की बात हो रही तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बच्चों को दंड नहीं देना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीटेट में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? जाहिर सी बात है, अपना पहला परिवार, हमारा अपना परिवार जो है पहला सामाजिकरण का पहला अंग है, तो यही प्रमुख कारक होगा। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इससे क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। किसी बच्चे को कम आ रहा है, किसी बच्चे को ज़्यादा आ रहा है, एक दूसरे को अपना ज्ञान बांटते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और उनका सामाजिकरण भी होता है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो यह क्या संकेत देता है कि बच्चा, देखिए, भाषा को पढ़ना और समझने में जब दिक्कत आती है तब पठन अक्षमता डिसलैक्सिया होती है। ठीक, जब लिखने में वो आती है प्रॉब्लम तो डिस्ग्राफिया होती है। अब देखिए इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए ग्राफ पेपर है। ठीक, ग्राफ पेपर आप लोग देखा होगा। अभी आपसे कह दिया जाए ग्राफ पे लिखिए, ग्राफ पे लिखिए, खूब कुछ लिखने का, तो ग्राफ पे लिखने में समस्या होगी, क्योंकि ग्राफ पे नहीं आसानी से लिखा जाता, ग्राफ बनता है डिज़ाइन के लिए, तो ग्राफ पे आप लिख नहीं पाएंगे, आपको लिखने में दिक्कत होगी, तो वही है आपकी लेखन अक्षमता होगी, तो वो डिस्ग्राफिया होगा। ग्राफिया यानी ग्राफ, और ग्राफ पे लिख नहीं पाएंगे तो वो लेखन अक्षमता होगी। पठन अक्षमता डिसलैक्सिया होती है। कैलकुलेटर यानी कैलकुलेशन मैथ का है तो डिसकैलकुलिया गणित की होगी। और गति समन्वय यानी अक्षमता डिस्ट्रैक्सिया, गति समन्वय यानी कि चलने फिरने में दिक्कत हो। ठीक, शैशव काल की क्या अवधि है? तो जन्म से 2 वर्ष की है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा बाल विकास में जाके, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, बड़े से बड़े पॉइंट्स की ट्रिक के माध्यम से सब कुछ बताया गया है। तो शैशव काल की अवधि है 0 से 2। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? 2 से 7 के बीच, 2 से 7 के बीच पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। यानी कि इसके पहले कौन सा होता? सबसे पहला होता संवेदी ऊतक। ठीक है, एसएमएस, सेंसरी मोटर, तो संवेदी ऊतक सबसे पहला होता है, फिर पूर्व संक्रियात्मक होता है, फिर उसके बाद आपका कहते हैं मूर्त आ गया और फिर सबसे लास्ट में औपचारिक आ गया। ठीक, विकास कैसे होता है? तो विकास जो है पहले तो सामान्य होता है, जनरलाइज, पहले जनरल होता है। ठीक, उसके बाद वो विशिष्ट हो जाता है। ठीक, पहले जब सामान्य होता है फिर विशिष्ट हो जाता है। जब वयस्क सहयोग के माध्यम से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे किसने कहा था? इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सहयोग देना। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सहयोग देना। ठीक, जब बड़े जो है बच्चों को क्या कहते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनके रास्ते को सुगम बनाते हैं, तो सहयोग देना, यही टीचर भी करता है, सुगम करता, सुविधादाता। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आत्मसातकरण कहलाती है। आत्मसात, जैसे कि कोई नई जानकारी मिली है, ठीक, उसको हम अभी जो हमें जानकारी पहले से है उस जानकारी में हम उसको बदल देंगे, पुरानी जानकारी को हटा के नई जानकारी से हम कर लेंगे तो हो जाता आत्मसातकरण। ठीक है, एसेसिलेशंस। समायोजन क्या होता है? जैसे कि कोई पुरानी जानकारी है उसका हमने कहीं जगह उपयोग करके वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लिया और अपना काम निकाल लिया, वो होता है समायोजन। ठीक, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय क्या है? तो भाषा जो है मध्य बाल्यावस्था में सामाजिकृत नहीं होती, अहम केंद्रित होती है मध्य बाल्यावस्था में। इसका ऑप्शन है ए। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, मतलब करके सीखने दीजिए उनको, आप खेलने दीजिए, करने दीजिए, ये बाल केंद्रित शिक्षा में आता है। अब आप देखिए, इसी से आप आइडिया लगाइए, कोने में बैठ, क्या बच्चों को कोने में बैठने, क्या बच्चों को जो है कोने में बैठने के लिए प्रेरित करना चाहिए? नहीं, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, यही इसका आंसर होगा, आंसर नंबर डी, ये होगा इसका आंसर। ठीक, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा।
कक्षा अध्यापक ने क्या सोचा कि रागों में किस तरह की बुद्धि, भाई जब संगीत बचा रहा है, बना रहा है, तो उसके अंदर संगीतमय वाली तो बुद्धि होगी, संगीतमय यानी कि म्यूजिकल बुद्धि होगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा संगीतमय बुद्धि। ठीक। जब एक शिक्षक क्या समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो क्या दर्शाता है ये, लिंग भेद पक्षपाती। ठीक है, लिंग जेंडर पक्षपाती की बात होती है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़के लड़कियों से अच्छे हैं गणित में, लड़कियां तो पढ़ने में बहुत तेज होती हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें अनुरूप बदलना है, किसके अनुरूप बदलना है, समावेशी शिक्षा हमें मानती है हमें किसके अनुरूप बदलना है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना है, इसका ऑप्शन सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, बिल्कुल सही। सीखना जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है और समस्त प्राणियों में पाई जाती है, सभी सीखते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये होगा सार्वभौमिक प्रक्रिया सभी में पाई जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो पर्सनालिटी डिफ्रेंशिएट होता है, अलग अलग लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। ठीक है, उसी को शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा आप पता लगाया जाता है कि हाँ इसके अंदर सीखने की क्या क्षमता है, कैसे सीख सकता है, क्या कमियां हैं। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति विभिन्नताएं में आती है। केस स्टडी विधि, केस स्टडी किसी केस का अध्ययन करना किस विधि किस मुख्य में प्रयुक्त होती है, तो ये व्यक्तिगत अध्ययन हेतु, यानी कि बच्चों की या लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट जानने के लिए, पर्सनालिटी कैसी है उनकी उसका जानने के लिए केस स्टडी विधि का उपयोग किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किसने किया था, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो अचेतन मन का अध्ययन निरीक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है, तो पढ़ाते समय इससे क्या होता है, इसे भाई समझ, बच्चों को चित्र दिखाएंगे। अब आपको महात्मा गांधी के बारे में बताना, तो आप महात्मा गांधी की फोटो दिखा रहे हैं, तो उससे क्या उनको समझने में आसानी होती। कई कई बच्चों ने कहीं ना कहीं तो उनके बारे में सुना होगा, देखा होगा, वो चीज़ उनको क्लिक करेगी और वो उसको आसानी से समझ लेंगे। तो क्या होता है, इससे समझाने में सहायता मिलती है। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है, अपने ही लिंग के माता पिता या पिता से लगाव। ठीक है, माँ बाप से लगाव जो होता है, यही बच्चों का सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण कारक होता है प्रारंभ में। बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है, तो शिक्षकों को चाहिए कि उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें और अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सीटेट में जब अंतःवैयक्तिक या अंतः संबंध या इस तरह का जब भी कोई ऑप्शन आता है, अधिकतर आंसर वही होता है, 100 में से 99% आंसर वही होता है। इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है, तो बहिर्मुखी, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था, बहिर्मुखी जो जितना ज़्यादा बोलने में एक्टिव होगा, जो लोगों से ज़्यादा घुले मिलेगा, वो उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव होगा। ठीक, तो बहिर्मुख। शब्दों के वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है, तो वाक्य विन्यास कहा जाता है। शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने को क्या कहा जाता है, वाक्य विन्यास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्तम विधि के रूप में स्वीकार की जाती है, तो समस्यापरक सूची। समस्यापरक सूची जो है ये पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सर्वोत्तम विधि होती है, समस्यापरक सूची। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावनाओं को विकसित करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो विद्यार्थियों के साथ खेलना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ खेलिए, उनको ज्वाइन करिए, अगर वो खेल रहे हैं आप भी उसमें खेलिए, उससे क्या होगा कि खेल भावना की विकसित होगी। ठीक। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, संकुचित अर्थ में। भाई किसी निश्चित स्थान पर कहाँ देंगे आप शिक्षा गाँव स्कूल में दे देंगे तो क्या टूर पे भी तो ले जाते हैं, बाहर घुमाने ले जाते हैं, हाँ, अच्छे अच्छे संग्रहालय ले जाते हैं, अच्छे अच्छे मूवमेंट्स के यहाँ ले जाते हैं जहाँ पे ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो वहाँ भी सीखते हैं बच्चे। तो एक निश्चित स्थान पर बैठा कर शिक्षा नहीं जाइए, संकुचित मतलब नैरो माइंडेड सोच है शिक्षा की। तो इसका ऑप्शन होगा ए। बाह्य प्रेरणा किसे कहते हैं, तो बाह्य प्रेरणा क्या है, नकारात्मक प्रेरणा। ठीक है, बाह्य प्रेरणा नकारात्मक प्रेरणा हो सकती है, क्योंकि बाहर से जो मोटिवेशन होता है तो क्या पता वो पॉजिटिव है या क्या है, तो जो नकारात्मक प्रेरणा होती है वो बाहर से आती है। विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं हैं, तो शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास है, संवेगात्मक सामाजिक भी है, नैतिक विकास चारित्रिक भी है, जनसंख्या विकास और भूमि विकास ये विकास के मुख्य रूप नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं। प्रजातांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक, मतलब कि सबको, है ना, सबको उसमें सबकी बातें सुनी जाती है उस घर में, तो वो बच्चे क्या होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे और बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व होंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे, और इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ए। ठीक है,
वे बालक जो भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं। बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या, तो क्या होगा ये डिस्फेजिया, मतलब बोलने में भी है दिक्कत, सुनने में भी दिक्कत है और लिखने में भी दिक्कत है, तो डिस्प्रेसिया होगी, डिस्फेजिया, पहला ऑप्शन। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत ही जो है ये कहता है कि वातावरण कारक जो होते हैं यही जो है बाल विकास में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहता है। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को, यानी कि वस्तु स्थायित्व, वस्तुओं को पहचान करके उनमें अंतर करने लगता है? तो किस में करने लगता है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है, यानी कि जो दूसरी स्टेज होती है, दूसरी स्टेज जो होती है उसमें ये करने लगता है, 2 से 7 वाली। निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो क्या करती है? निमोनिक्स क्या करती है? स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है, यानी कि हमारी जो मेमोरी में जो पुरानी नई सूचनाएं आ रही हैं उनको दोबारा रिकॉल करने की हेल्प करती है क्या? निमोनिक्स, दोबारा हम उसको याद कर सकते हैं। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर है, बालक के मनोविज्ञान को समझना है, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्या को दूर करना ये भी है, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना गलत है। और एक चीज़ और डाल लीजिए, सीटेट में जो ऑप्शन में केवल लिखा हो कि केवल यही होगा, केवल, तो वो तो कतई आंसर गलत होता है, 100 में से 99, ये भी एक ट्रिक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 30 उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगले 50 क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे, 500 की सीरीज़ है, एग्ज़ाम के पहले सब करा दिए जाएंगे। और सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।